Good morning to all my online dear students. In the last class, we have started our new topic salt hydrolysis. और salt hydrolysis क्यों होता है उसके अंदर हमने देखा था कि जब एसिड बेस दोनों को एक साथ डिजोल्व किया जाएगा वाटर के अंदर, तो जब दोनों को आप डिजोल्व करोगे और अगर दोनों का इक्वल अमाउंट हो गया तो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग बेसिकली आए थे पार्ट थर्ड में, है ना, पार्ट थर्ड में हम लोग आ चुके थे और पार्ट थर्ड में हमने देखा था जस्ट एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस दोनों को एक साथ डिजोल्व किया जाए तो, और एसिड बेस दोनों डिजोल्व किया जाएगा तो मैंने बताया था आपको हमेशा आपको रिएक्शन के बारे में सोचना है, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इवन मैंने ये बताया जनरल रूल तो ये है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कभी भी दो ऐसे कंपोनेंट्स हो जिनके बीच में कोई भी कॉमन आयन ना हो तो वो हमेशा ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए चलना है हमें। तो बेसिकली ये रिएक्शन वाला पार्ट है ना, इसमें रिएक्शन हो जाती है। तो हम लोग एसिड एंड बेस में अगर बात करें तो हम लोग इसको दो केस बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था इसमें भी हम लोग दो केस देखेंगे। केस वन हम लोग देखेंगे जिसके अंदर एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में मिला जाएंगे, और सेकंड केस देखेंगे जब एसिड और बेस का इक्वल अमाउंट ना हो, क्योंकि हमें पता है एसिड बेस को मिक्स करोगे बेटा तो कोई ना कोई इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट होगा, या तो एसिड हो जाए या तो बेस हो जाए या हो सकता है दोनों हो जाए। तो हम लोग केस वन पे थे जिसमें इक्वल अमाउंट लिया था हमने, ठीक है ना। जस्ट मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा, 5 मिनट में हम लोग देख ले जो पढ़े थे। इक्वल अमाउंट में हम लोगों ने मिक्स किया था एसिड और बेस को। तो जैसे ही हम लोग एसिड लिए थे HA और बेस लिया मान लो सपोज करो BOH, तो जैसे ही आपने एसिड बेस को मिक्स कराया तुरंत आपका सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट क्या बना था हमारा Ba प्लस H2O। तो इस सॉल्ट के बारे में बात करें तो इक्वल अमाउंट में अगर लिया है तो इसका अगर कंसेंट्रेट इक्वल लोगे तो ये भी लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, ये भी लिमिटिंग रेजेंट, मतलब एट द एंड ये दोनों खत्म हो जाएंगे और केवल आपके पास क्या बचने वाला है, सॉल्ट। और मान लो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना बचा, C। कल जो पढ़ा था वही बता रहा हूं, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा। अब मैंने बताया था ये जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 100% डिसोसिएट होंगे, और ये डिसोसिएट होगा किसके अंदर, B प्लस और A माइनस के अंदर। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो इसका भी कितना आएगा, C, और A माइनस का भी C। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम यही करने वाले हैं, जो मैं जनरल तरीके से दिखा रहा हूं इसी को मैं पार्ट वाइज करेंगे, एक एक पार्ट में हम लोग करेंगे। अब क्या हो सकता था कि ये जो B प्लस बना अगर ये वाटर से रिएक्ट कर जाए, ये B प्लस आयन जो बना ये वाटर से रिएक्ट कर जाए तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला पार्ट लेगा, मतलब ये निगेटिव पार्ट किसको लेगा, OH माइनस को, और H प्लस यहां पे छोड़ देगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर केटायन का हाइड्रोलिसिस हो जाए, हाइड्रोलिसिस होने का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होना है ना, वाटर सॉल्वेंट भी हो और रिएक्टेंट भी हो। तो जैसे रिएक्ट करेगा तो H प्लस आ गया, H प्लस आने का मतलब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेटा मान लो A माइनस वाटर से रिएक्ट कर जाए, A माइनस वाटर से रिएक्ट कर जाए तो A माइनस क्या लेगा, केटायन लेगा, और केटायन लेने का मतलब है क्या हो जाएगा, HA प्लस क्या सॉल्यूशन में रखेगा हमारे पास, OH माइनस। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारे लिए, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में एसिड की वजह से पीएच निकालना, पार्ट 2 में बेस की वजह से पीएच निकालना। इस पार्ट के अंदर हम लोग एसिड बेस दोनों को एक साथ डाला है अगर, और अगर दोनों का इक्वल अमाउंट हमने लिया है तो पीएच किसकी वजह से डिटरमाइन करना है, सॉल्ट की वजह से। और सॉल्ट की वजह से पीएच जो डिटरमाइन होता है वही सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सॉल्ट की वजह से पीएच कैसे आएगा, क्योंकि सॉल्ट का अगर केटायन वाटर से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन, और अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया, देखो केटायनिक हाइड्रोलिसिस होने पे एसिडिक होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने पे कैसा हो जाता है, वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो आज हम लोग पीएच निकालना उसी से सीखना है, किससे, सॉल्ट से। तो ये जनरल मीनिंग था हमारा हाइड्रोलिसिस का, और डेफिनेशन यही थी, है ना, फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केटायन और एनायन और बोथ और नन। हो सकता है इनमें से दोनों रिएक्ट ना करें वाटर के साथ, हो सकता है दोनों रिएक्ट कर जाएं, या केवल केटायन रिएक्ट करे, या फिर केवल एनायन, 4 केस हो सकते हैं। तो 4 तरीके के सॉल्ट भी हमें पढ़ने होते हैं, है ना। तो जैसा रिएक्शन होगा उस हिसाब से हमारा सॉल्ट का नेचर डिसाइड होगा, और उसी को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो ये हमने कल की क्लास में देख लिया था थोड़ा सा, है ना। और दूसरी चीज हम लोगों ने ये देख लिया था, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा और 1-2 इंफॉर्मेशन दिए थे, उनको भी लिख ही देता हूं। मैंने बताया था कि ये रिएक्शन जो है आपका, इस रिएक्शन का अगर इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, एसिड बेस
न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को देखोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इसे क्या बताया था मैंने बेटा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर से रिएक्ट किया है, ठीक है। और यह भी बताया था मैंने, इसका एक्सटेंट जो होता है, ये एक्सटेंट अगर फॉरवर्ड की बात करो तो एक्सटेंट क्या है, मैक्सिमम होता है, काफी ज्यादा होगा। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट जो होता है काफी लेस होता है, उसका एक्सटेंट मोर होता है, इसका एक्सटेंट लेस होता है। इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KBN लिखेंगे, है ना। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KSH लिख दिया जाए तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KBN एंड KSH, तो KABN इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/K ऑफ SH। तो ये हमने देखा था कल की क्लास में, क्योंकि रिएक्शन आगे की तरफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका इनवर्स होता है। तो ये सब रिवाइज कर लिया हमने, ये सब देखा था। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, कि जब मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। तो हम लोग बस उसको भी जस्ट देख लें 2 मिनट के अंदर जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में क्या होने वाला है। चलो तो देखो, अगर बेटा हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोगों ने फर्स्ट केस ले लिया था, और फर्स्ट केस में हम लोग चल रहे थे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके मिक्सचर में मैंने आपको बताया था कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड देने का सोर्स H+ होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से क्या आएगा, OH- आएगा। और मैंने आपको 2 नंबर बताए थे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मोलरिटी M वॉल्यूम V1 दिया हो तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, A, और A बराबर किसके होगा, M V1 के। और प्लस में हमें क्या दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, जिसको मैंने क्या बताया था, अगर इसका सपोज करो मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2 दिया है, तो यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे, B, और B बराबर किसके होगा, M2 V2 के। अब जब भी 2 नंबर को आप कंपेयर करोगे तो 2 नंबर में क्या हो सकता है, या तो दोनों बराबर हो, या तो एक बड़ा एक छोटा। तो यहां पे हम लोगों ने इनके ऊपर 3 पॉसिबिलिटी देखी थी। क्या देखा था हमने बेटा, ये हो सकता था कि A B से बड़ा हो जाए, ये भी हो सकता था A B से छोटा हो जाए, और लास्ट पॉसिबिलिटी कि A B के बराबर हो जाए। अगर A आपका B से बड़ा हो गया, A B से बड़ा होने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट कम है, तो इसका मतलब इस तरीके का सॉल्यूशन कैसा होता था, एसिडिक था। और एसिडिक था, और इसका H+ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था फॉर्मूला बेटा, क्योंकि आज मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं इसीलिए जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं फटाफट इसे। एसिडिक है, एसिडिक का H+ निकालने का तरीका क्या होगा, ए मोल में से बी मोल तो न्यूट्रलाइज करने में चले जाएंगे, तो H+ का फॉर्मूला क्या आता था, A-B/V1 + V2, ठीक है। अगर ए बी से छोटा हो गया, मतलब बेस वाला अमाउंट ज्यादा है, एसिड वाला कम है, तो उस केस में रिएक्शन हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक। और बेसिक हो गया तो आप बेटा बेसिक के केस में क्या निकालते थे, OH-, और OH- कैसे निकालोगे, B-A/V1 + V2, ठीक है। और अगर दोनों का इक्वल अमाउंट हो गया तो इक्वल अमाउंट हो जाने का मतलब हो गया कि अब दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया, और अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये केस हो जाता है किसका, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो कल की क्लास में एक न्यूमेरिकल मैंने लिया था इसके ऊपर, ठीक है। H+ पता है तो OH- क्या हो जाएगा, KW/H+, OH- पता है तो H+ क्या हो जाएगा, KW/OH-। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखने वाले हैं इसी का। जस्ट उसके पहले मैं एक और न्यूमेरिकल जो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि एक न्यूमेरिकल और हम लोग करेंगे एडवांस लेवल का, थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं आपको, और चलो तो हम लोग एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन हमें दे रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH, calculate volume of 0.1 molar NaOH which should be dissolved in 300 ml of HCl solution having pH value 2, to change its pH
टू चेंज इट्स पीएच बाई 2 यूनिट्स। ठीक है, ये एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, इसको समझो और कैसे लगाएंगे, है ना। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल तीनों में से कुछ हो सकता है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्रोच करके सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH विच शुड बी डिजॉल्व इन 300 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 2 टू चेंज इट्स पीएच बाई 2 यूनिट। चलो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, रोक के हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। देखो हमारे पास दिया है 300 ml HCl दिया है, ठीक है, और उस HCl सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बेटा कितना दिया उसने, 2। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कितना में कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH जो डिजॉल्व किया जाए, किसके अंदर डिजॉल्व करना है, 300 ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 2। तो जो HCl का सॉल्यूशन है 300 ml है, पीएच वैल्यू कितना है, 2। ये कोई सॉल्यूशन है अपने पास पहले से बना हुआ, इसके अंदर हमें लाके किसको डिजॉल्व करना है, NaOH को। किसके लाकर डिजॉल्व करना है इसके अंदर, NaOH को। और NaOH का हमको क्या मोलरिटी दिया है, मोलरिटी दिया है कितना बेटा, 0.1 मोलर दिया है। ठीक है, 0.1 मोलर दिया है। और क्या इसका वॉल्यूम दिया है, नहीं, वॉल्यूम इसका क्या है हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, जो पूछा है इसने। तो हम 300 ml HCl के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं 0.1 मोलर NaOH को। कितना वॉल्यूम डिजॉल्व किया जाए ताकि इसका पीएच 2 यूनिट से चेंज हो जाए, पीएच 2 यूनिट से चेंज हो जाए। चेंज होने वाले क्वेश्चन जनरली ज्यादातर एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं ना, कि पीएच चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो कैसे अप्रोच लगाएं, क्या करें। जैसे हमने NaOH को डाला, NaOH एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच 2 दिया है। अगर HCl सॉल्यूशन का पीएच 2 है, पीएच 2 होने का मतलब बेटा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होगा, क्या 10⁻² होगा। कंसंट्रेशन pH 2 होने का मतलब इनिशियली उसका H+ का आयन का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 10⁻²। और अगर इसके अंदर हमने डाल दिया, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ 10⁻² है बेटा, तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना होगा, ये भी 10⁻² ही होगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ इसी से आया होगा, HCl की वजह से। अगर pH 2 का सॉल्यूशन है तो उसमें H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻pH, तो कितना हो जाएगा 10⁻²। तो H+ 10⁻² है, तो HCl का कंसंट्रेशन 10⁻² होगा। अब अगर इसके अंदर हमने बेस को उठा के डाला है, तो बेस डालने से pH 2 यूनिट से चेंज कराना है। चेंज का मतलब घटाना भी होता है और बढ़ाना भी होता है। तो अगर आप किसी बेस को ऐड करते हैं, बेस को ऐड करोगे तो pH बढ़ेगा कि घटेगा। तो अगर हमने बेस को ऐड किया तो हमें पता है बेस का pH तो जनरली 7 से ज्यादा होता है, तो बेस को आप जब भी ऐड करोगे तो pH आपका बढ़ता है, और आप एसिड को ऐड करते हैं तो pH आपका घटता है। ठीक है ना, ये पहले भी मैंने बताया है, एक क्वेश्चन हमने किया था H2SO4 वाला, कि कितना H2SO4 डाला जाए ताकि pH 4 यूनिट से चेंज हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि pH जो होता है एसिड को डालोगे तो कम होता है और बेस को डालोगे तो pH बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो नया वाला pH हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, वो pH कितना हो जाएगा, पहले का 2 था, इनिशियली 2 था, और 2 यूनिट से चेंज होने का मतलब वो 2 यूनिट जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, तो 2 यूनिट और जोड़ोगे, क्योंकि बेस को डालोगे तो pH आपका बढ़ता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, pH 4। अगर pH 4 हो गया तो सॉल्यूशन हमारे लिए अभी भी कैसा रहेगा, एसिडिक, क्योंकि अगर हमें टेम्परेचर नहीं है तो टेम्परेचर कितना मानना है, 20 बाई डिफॉल्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेकर हमें चलना है। तो अगर इसका pH 4 है तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि इस 25 पे pH 7 तक एसिडिक चलेगा और 7 के बाद बेस होगा। तो pH 4 पे सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, और जो इनिशियली आपका pH 2 था, इसके ऊपर सॉल्यूशन का नेचर कैसा था बेटा, एसिडिक ही था। मतलब हम लोगों ने अगर NaOH को उठा के ऐड भी कर दिया तो भी सॉल्यूशन कैसा बना हुआ है, एसिडिक बना हुआ है। और सॉल्यूशन एसिडिक बनने का मतलब क्या हो गया बेटा, H+ का कंसंट्रेशन OH- से ज्यादा है। तो आप कौन से फॉर्मूले से जाओगे, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, H+ वाला लगाओगे, क्योंकि सॉल्यूशन अभी भी कैसा है, एसिडिक है। और H+ वाले का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, A-B/V1 + V2। अभी देखा हमने, एक किसके लिए है, मिलीमोल्स ऑफ H+, बी क्या है, मिलीमोल्स ऑफ OH-। तो अगर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक बना है, एसिडिक बनने का मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, H+, क्योंकि H+ का फॉर्मूला A-B/V1 + V2, क्योंकि कुछ तो अमाउंट यहां से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये A B कैसे निकालोगे, तो A = क्या होगा, कैसे निकाला जाए। तो देखो बेटा, A = क्या बताया मैंने, M1V1, और ये M1V1 किसकी वजह से देखना होता है, H+, मतलब एसिड के सोर्स की वजह से। तो एसिड का HCl का M1 हमें पता है कितना, 10⁻² M1 इंटू
V1 कितना दिया इसका 300 ml, ठीक है। तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसे अगर करो ये 3 हो जाएगा। और B कैसे निकालते हैं, तो B मैंने बताया आपको, क्या बताया M2V2। और M2V2 किसका रहता है बेटा, B किससे देखना है, बेस का। तो बेस का M2V2, तो बेस का मोलरिटी कितनी दिया है 0.1, तो ये हो गया 0.1 इंटू वॉल्यूम हमारे लिए अननोन है तो उसको V मान लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आ गया 0.1 V। और बस अब इन वैल्यूज को डाल दो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, ये सॉल्यूशन बनने के बाद का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है। तो pH अगर 4 है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना लिखोगे बेटा 10⁻⁻⁴। कितना लिखोगे 10⁻⁻⁴। ये कैसे लिखा समझे क्या, फाइनल pH कितना है 4 है ना, मतलब अब उसके अंदर H प्लस आयन कितने दिखाई देंगे हमें 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ इज इक्वल टू A की जगह पे कितना रख दिया जाए बेटा 3, माइनस B की जगह पे कितना रखोगे 0.1 V डिवाइडेड बाई V1 कितना है हमारा 300, प्लस V2 कितना है बेटा, V2 तो हमने V माना ही है, अननोन है हमारे लिए। तो यहां से बस V को सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एडवांस लाइक का अच्छा प्रॉब्लम है, छोटा सा ही प्रॉब्लम है ना, लेकिन दिमाग अच्छा लगा के बनाया हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। तो यहां से बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व भी कर लेता हूं। देखो 300 को 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो तो 4 डिजिट पे डेसिमल शिफ्ट होगा, 3 यहां हो गया 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 10⁻⁻⁴ को पॉइंट V से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 10⁻⁴ को अगर V से मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो इसको 10⁻⁴ V लिखता हूं अभी, चलो इज इक्वल टू कितना 3 माइनस 0.1 V। तो यहां से अगर हम लोग देखें जरा सा, तो आप 0.1 V को इधर लेकर आ जाओ, 0.1 V को, तो 0.1 V प्लस, यहां तक दिख रहा है ना, नहीं विजिबल नहीं है ये, तो देखो यहां से बस यहां से किसको सॉल्व करना है वॉल्यूम को, तो यहां से ये इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो तो ये है आपका 0.1 V, इस साइड लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा 0.1 V प्लस 10⁻⁻⁴ का मतलब कितना होता है बेटा 1/1000 है ना, 1000 बोल रहा हूं 10,000 V, ठीक है 10,000 V हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना, ये 3 है और इसको उस साइड लेके जाओगे तो 3 माइनस 0.03। तो अब इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना लिखेंगे इसको 1/1000 को कितना लिख सकते हैं 0.000 भी लिख सकते हैं क्या। तो इन दोनों को अगर सम अप करेंगे तो ये 0.0 कितना आएगा 10001 आ जाएगा ना। इतना V इज इक्वल टू कितना 3 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 27.93। तो इसलिए V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू कैसे निकालोगे 27 बोल रहा हूं इसको 2 कितना हो जाएगा 97, 2.97 में जोड़ेंगे और 2.97 को अगर आपने डिवाइड कर दिया 2.97 विल बी डिवाइडेड बाई 0.10001। तो ये देखो अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको अप्रोक्सीमेट में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद का नेग्लेक्ट कर दो तो ये आपका 29.7 ml हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 29.7। थोड़ा सॉल्व करना, डेटा मैंने ऐसे दिया थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो गया, पर ठीक है सवाल इस तरीके के आपको बना के दे सकता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा वॉल्यूम 29.7 ml हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ये मेरा क्वेश्चन देने का मतलब ये था कि हमें पीएच भी निकालने आना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपने मिक्स किया तो पीएच कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का जो पार्ट है मेन, हमें क्या देखना है, हमें तो हाइड्रोलिसिस सीखना है अब, ठीक है, कि किस तरीके से हाइड्रोलिसिस करना है। चलो तो ये काफी अच्छा सवाल था ये हमारे लिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को। तो हमें 4 तरीके के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कौन कौन से 4 सॉल्ट मैंने बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और लास्ट हमें वीक एसिड वीक बेस का। ये 4 का हाइड्रोलिसिस हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला, सबसे पहले कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो मतलब हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में चल रहे हैं, तो उसी का मैं फर्स्ट नंबर फिर से डाल देता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हम लोग एस से एसबी का क्या करने वाले हैं इस समय, हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो दो न्यूमेरिकल मैंने दिए आपको, ये बेसिकली मुझे, इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का रोल नहीं था, इसमें बस हमें पीएच निकालना सीखना था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किए थे, और वो अगर अनइक्वल अमाउंट में हो जाएंगे तो, है ना, क्योंकि आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, जब अनइक्वल अमाउंट का वीक आ जाएगा, वीक पार्ट कोई आ जाता है तो बफर सॉल्यूशन बनाने लगता है। तो स्ट्रॉन्ग वाला यही मैं कवर कर देता हूं उनको, तो कर लिया हमने। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का अब हाइड्रोलिसिस देखना है, 4 का हमें देखना है, तो पहले से शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो जनरल स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेते हैं वो कौन सा लेंगे हम लोग, HCl को लेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हमने ले लिया कौन सा, NaOH। ठीक है, तो जैसे ही आप HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा, तो जैसे ये एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद तुरंत क्या बनेगा आपका, NaCl प्लस H2O, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर ये हमारा हाइड्रोलिसिस का पार्ट है, तो हाइड्रोलिसिस में हम लोग पहले ही मान के चले हैं कि एसिड बेस दोनों का कंसंट्रेशन क्या लेंगे, सेम। तो इसका कंसंट्रेशन C लिया होगा आपने, तो इसका भी कंसंट्रेशन C। बाद में इसका कोई अमाउंट बचने वाला नहीं है, बेस का भी कोई अमाउंट बचने वाला नहीं है, क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में लिए थे, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो केवल बचेगा क्या, NaCl। H2O के बारे में मैं क्यों बात नहीं करूंगा, क्योंकि H2O हमेशा एक्सेस में होता है, वाटर तो हमेशा किस में रहेगा, एक्सेस में। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या आ गया, NaCl का सॉल्ट आ गया। ठीक है, अब NaCl का जो सॉल्ट बना है, जो अभी मैंने सिखाया, सेम वही स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं, देखना। पहले मैंने एसिड बेस को जनरल रिएक्ट कराया था, सॉल्ट बनाया, फिर इस सॉल्ट को मैंने तोड़ा था। ये सॉल्ट जो है NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मैंने बताया आपको, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होगा। तो NaCl हमारा टूट जाएगा किसके अंदर बेटा, Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। तो अगर NaCl का कंसंट्रेशन C था, तो Na प्लस का भी कितना रहेगा, C, और Cl माइनस का भी कितना रहेगा, C, क्योंकि 1:1 में सब मौजूद है। ठीक है, अब अगर हमारा Na प्लस, ये Na प्लस वाटर से रिएक्ट कर जाता हो, अगर ये वाटर से रिएक्ट कर लिया, तो वाटर से रिएक्ट करके Na प्लस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, प्लस, क्योंकि ये केटायन है तो केटायन क्या लेगा, एनायन को लेगा, जैसे हमारा B प्लस और A माइनस था अभी, इसीलिए मैंने रिवाइज करते वक्त समझाया था एक बार। तो हमारा केटायन यहां से क्या लेगा, एनायन को लेगा, OH माइनस को, तो क्या बनाएगा, NaOH, और प्लस सॉल्यूशन में क्या छोड़ेगा, H प्लस, सॉल्यूशन में क्या छोड़ने वाला है, H प्लस। और अगर Cl माइनस वाटर से रिएक्ट कर जाए, Cl माइनस वाटर से रिएक्ट कर जाए, तो Cl माइनस क्या लेगा, यहां से केटायन लेगा, केटायन मतलब H प्लस लेगा, तो क्या बनाएगा, HCl प्लस, क्या छूट जाएगा, कौन सा आयन छूटेगा, OH माइनस छूटेगा। तो अब हमें सोचना यह है, मैंने आपको 4 केस कहा था, या हो सकता है केटायन वाटर से रिएक्ट करे, या एनायन वाटर से रिएक्ट करे, या केटायन एनायन दोनों रिएक्ट करें, या हो सकता है दोनों रिएक्ट ना करें, है ना, वाटर के साथ। तो अब यहां पे हमें यह सोचना है, पहली रिएक्शन पॉसिबल है या दूसरी रिएक्शन पॉसिबल है, या दोनों पॉसिबल है या दोनों नहीं पॉसिबल है। तो जो हमारा जनरल रूल है कि हमारा एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक डायरेक्शन में जाता है, तो यहां पे आप दोनों रिएक्शन को सोचो, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमने पढ़ा है कि जो भी एसिड बेस रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग से वीक में जाता है, वीक से स्ट्रॉन्ग में नहीं जाता। ये दोनों के दोनों रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये जो दोनों मैंने रिएक्शन लिखे हैं, ये दोनों रिएक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, है ना। ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल नहीं होने का मतलब क्या हो गया, कि सोडियम H2O से रिएक्ट करके NaOH नहीं बना सकता, Cl माइनस H2O से रिएक्ट करके HCl यहां पे फॉर्मेशन नहीं कर सकता। और इसको एक तो तरीका ये हो गया कि
वीक से स्ट्रांग बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, स्ट्रांग से वीक बनता है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं और देखने का एक और बताऊं तरीका क्या होता है। देखो NaOH एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, हमें पता है स्ट्रांग बेस है, और स्ट्रांग बेस तो हमेशा 100% टूटेगा। तो अगर ये स्ट्रांग बेस 100% टूट गया, ये क्या बना है, ये एक स्ट्रांग बेस बना है ना, तो अगर ये 100% टूट गया है ना, ये इधर नहीं कर रहा हूं मैं, ना इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में मैं समझा रहा हूं। देखो जैसे है ना कि अगर NaOH जो है अपने पास, NaOH किस तरीके का स्ट्रांग बेस है, तो स्ट्रांग बेस तो 100% डिसोसिएट होगा, तो एक इसमें टूटेगा बेटा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा ही। तो ये जो OH माइनस में जैसे ही टूटेगा, ये OH माइनस इस H प्लस से कंबाइंड होकर वापस क्या बना लेगा, H2O, और क्या हो जाएगा Na प्लस, है ना। ऐसे भी सोच सकते हो आप। ये दोनों रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया कि स्ट्रांग हम लोग बना नहीं सकते वीक से, पहला चीज। दूसरा तरीका ये बता दिया मैंने कि 100% डिसोसिएट होना ही है, क्योंकि पानी तो आप हटा नहीं दिए, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटेगा, फिर से ये Na प्लस OH माइनस देगा, और OH माइनस फिर से H प्लस से कंबाइंड होकर H2O बनाएगा, और Na प्लस आयन फिर से फ्री घूमेगा, ठीक है। और तीसरा तरीका बता रहा हूं कि क्यों ये नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पढ़ा था हमने ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस काफी वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, मतलब बेसिकली HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl माइनस, तो ये कैसा होगा, वीक होगा। अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। और ये इतना वीक होता है बेटा कि ये H2O से H प्लस को खींच ही नहीं सकता, H2O से H प्लस को खींच ही नहीं सकता। और जब तक H2O से H प्लस नहीं खींचेगा तो HCl का फॉर्मेशन कैसे करेगा, नहीं कर सकता, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। मतलब सॉल्यूशन में NaOH HCl ना स्ट्रॉन्ग एसिड बनने वाला है, ना स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला है, मतलब ना तो सॉल्यूशन को एसिडिक करेगा ना ही बेसिक करेगा। तो H प्लस और OH माइनस का सोर्स कौन रहेगा, केवल H2O रहेगा। इस सॉल्ट की वजह से कोई H प्लस OH माइनस आने वाला नहीं है, समझे क्या बात को। इस NaCl का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से कोई भी H प्लस OH माइनस प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो वही मैंने 4 केस बताए थे ना कि दोनों रिएक्ट ही ना करे, तो वो यही वाला केस है, ना केटायन रिएक्ट कर रहा है ना ही एनायन रिएक्ट कर रहा है। तो अगर उसने रिएक्ट नहीं किया है तो इसने सॉल्यूशन को ना एसिडिक बनाया ना ही बेसिक बनाया। अगर केवल केटायन रिएक्ट कर जाता तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता, अगर केवल एनायन रिएक्ट कर जाता तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता। और केटायन एनायन दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो डिपेंड करता किसका एक्सटेंट ज्यादा है, H प्लस ज्यादा रहता तो एसिडिक, OH माइनस ज्यादा रहता तो बेसिक, और दोनों अगर बराबर अमाउंट में बनते तो फिर से वो न्यूट्रल ही रहता। जो लास्ट केस होगा अपना वीक एसिड और वीक बेस का, वहां बताऊंगा। तो यहां पे हम लोग बस यही बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है, इसमें नो हाइड्रोलिसिस, इसमें हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। तो जो फाइनल चीज हमको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन हमारे लिए फिजिबल नहीं है, नो हाइड्रोलिसिस। और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा बेटा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल रहेगा। सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल रहने वाला है। और पीएच की बात करो तो पीएच बेटा कितना हो जाएगा, पीएच हमारा 7 रहने वाला है। और अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सोर्स ऑफ H प्लस बताइए क्या है, सोर्स ऑफ H प्लस या OH माइनस, सोर्स ऑफ H प्लस या OH माइनस पूछा जाए तो यहां पे सॉल्ट की वजह से कोई H प्लस और OH माइनस नहीं आ रहा है, यहां पे सोर्स ऑफ H प्लस OH माइनस क्या रहेगा हमारे लिए, वाटर ही रहने वाला है। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको बस ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहेगा, pH 7 होगा, और सोर्स ऑफ H प्लस OH माइनस क्या रहने वाला है, H2O रहने वाला है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में का पार्ट है, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, हो सकता है दोनों रिएक्ट ना करे, तो यहाँ पे दोनों रिएक्ट करने वाले नहीं है। तो यहाँ से एक चीज हमें और सीखने को मिली है, जनरल चीज, कि किसी भी, है ना, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, किसी भी, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का जो केटायन या एनायनिक पार्ट होंगे वो कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे Na प्लस H2O से रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही उसका स्ट्रॉन्ग का पार्ट रिएक्ट करेगा वो तुरंत फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ये फिर से टूट के इसी में कन्वर्ट होने वाला है, समझे बात को।
तो ये चीज हमको, ये मेन पॉइंट ये है कि ये जानना है। और दूसरी चीज कि कोई भी केटायन या एनायन किसी स्ट्रॉन्ग पार्ट से लिया जाएगा तो कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक में जाती है, वीक से स्ट्रॉन्ग में कभी भी नहीं जाती है। अगर HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका एनायन काफी वीक होगा, और ये इतना ज्यादा वीक होगा कि H2O से H+ को खींचने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो उस चीज को मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि जो भी हमें केटायन और एनायन, जो भी केटायन और एनायन मिलेंगे, है ना, वो केटायन और एनायन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से लिए जाएंगे, जो भी केटायन या एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का लिया जाएगा, वो कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता, मतलब उनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो वो मैं लिखवाई देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। एनायन विच विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड, विच विल नॉट हाइड्रोलाइज, ऐसे एनायन जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। तो कौन से एनायन हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे बेटा? वो एनायन जो स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट से आएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट से जो भी एनायन आएगा उसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो हाइड्रोलिसिस भी होगा तो फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग तो 100% डिसोसिएट होना है, मतलब वो फिर से क्या हो जाएगा, टूट के उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनायन विच विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड में हम लोगों को 6 एसिड पढ़ा था हमने, उन 6 एसिड्स का एनायन हमने पढ़ा था HClO4। देखो अभी ये लिखना नहीं है डायरेक्ट, है ना, मैं पहले सबके नाम लिखवा रहा हूं। HClO4, H2SO4, ठीक है, HNO3। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? HI, HBr और HCl, HI, HBr और HCl। तो इनके एनायन बना दो। एनायन बनाने का तरीका क्या है? इसका H+ हटाओ, ClO4- हो गया, इसके H2 हटाओ तो ये सल्फेट आयन हो गया, ठीक है, इसका H हटाओ तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रेट आयन हो जाएगा, ठीक है, H हटाओ तो क्या हो जाएगा? I-, Br-, ठीक है, और Cl-। तो ये हमारे पास 6 ऐसे एनायन है जिनका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आए हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से जो भी आएगा उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ये 6 एनायंस ध्यान रखिएगा, इन 6 एनायंस का कभी भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। और केटायन की बात कर लो, केटायन विच विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड, विच विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड, कि कौन कौन से केटायन है जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे। तो कौन से केटायन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस के जो भी केटायन होंगे, जैसे NaOH है, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका केटायन क्या था? Na+, तो Na+ का हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट के जो भी केटायन होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं? Na+ हो जाएगा, है ना, K+ हो जाएगा, Rb+, Cs+, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम भी स्ट्रॉन्ग में आता है, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस में 7 बताए थे और स्ट्रॉन्ग एसिड में 6 बताए थे। तो अगर ये बात आप याद रखते हैं तो काफी अच्छी बात है ना, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूं जो एडवांस में ही पूछा हुआ था, है ना, किस तरीके से। तो देखो, एनायन विच विल नॉट हाइड्रोलाइज, कौन कौन से एनायन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे? जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस होते हैं वो कभी भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। कौन कौन से केटायन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे? जो भी स्ट्रॉन्ग बेस के केटायन होते हैं उनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये इतने ज्यादा, है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग पार्ट से लिए गए हैं, काउंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग के हैं, तो ये बहुत वीक होंगे, और ये इतने ज्यादा वीक हैं कि ये H+ या OH- वाटर से खींचने में क्या है? असमर्थ हैं, खींच ही नहीं सकते। और अगर ये खींच नहीं पाएंगे तो इसका मतलब इनका कभी भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। इनके अलावा, इन आयंस के अलावा कोई भी आयंस आएगा, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम 6 बताए थे, याद ही रखने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस 7 है, उनके नाम याद ही रखने हैं। तो उनका काउंटर पार्ट तो उसी से है, अगर वो आपने याद किया तो काउंटर पार्ट आप देख के पहचान ही लेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर पार्ट है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर पार्ट है। तो अगर ये लोग कहीं भी आएंगे तो इनका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। मतलब इनके अलावा जो भी आएंगे एनायन और केटायन, उन सब का हाइड्रोलिसिस होगा। इनके अलावा जो भी आएंगे केटायन या एनायन, उनका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वो सब किस तरीके के होंगे? वीक नेचर के होंगे, वीक बोल रहा हूं। इन सब के जो भी, इनके अलावा जो भी आएगा वो किस नेचर के होंगे? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये सब तो काफी वीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग से आए तो बहुत वीक हैं, और वीक वाले जो आएंगे, वीक की वजह से जो आएंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो H+ और OH- को खींच सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग अब सॉल्ट को देख के, कि सॉल्ट का केटायन और एनायन को देख के कि उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, हम लोग ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, और कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जाएगा और कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में
नहीं जाएगा, तो वो हम पहचान सकते हैं। तो एक वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, इनके अलावा जो भी आएगा केटायन एनायन उनका हाइड्रोलिसिस होने वाला है। और हमें पता है अगर केटायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो केटायन किसको लेगा बेटा, OH को लेगा। केटायन किसको लेगा, OH माइनस। तो सॉल्यूशन किस नेचर का करेगा, एसिडिक। और अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस हो गया, एनायन का हाइड्रोलिसिस, तो एनायन किसको लेगा, H प्लस को लेगा। एनायन किसको लेगा, H प्लस। तो क्या बचा रहेगा, OH माइनस, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो बेसिकली देखो ABCA चलता है ना, ABCA। ABCA का मतलब क्या है ना, एनायन कैसा सॉल्यूशन बनाता है, बेसिक। एनायन कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, बेसिक। क्यों, एनायन किसको लेगा, H प्लस को, और अगर इसने H प्लस को ले लिया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और C का मतलब क्या है, केटायन। एनायन कैसा बनाता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस पे बेसिक सॉल्यूशन बनता है, और केटायन मतलब C है, तो C केटायन जो है, केटायन किसको लेगा, OH को लेगा, और OH को लेगा तो H प्लस छोड़ेगा, मतलब वो सॉल्यूशन को कैसा बनाता है, एसिडिक। ठीक है ना। तो देखो ये ध्यान ही रखना। चलो तो ये हमारे पास, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं किस तरीके से। ABCA को मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना। ABCA ध्यान रखना, ABCA। ए का मतलब क्या है, ए मतलब यहां पे है एनायन। तो अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस हो गया तो उसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक। एनायन का हाइड्रोलिसिस हो गया तो सॉल्यूशन किस नेचर का बनाएगा, बेसिक, क्योंकि एनायन का पार्ट काम क्या है, H प्लस लेना, तो H माइनस छोड़ेगा। और अगर केटायन, C का मतलब क्या है, केटायन, तो अगर केटायन का हाइड्रोलिसिस हो गया तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक। क्योंकि केटायन का काम क्या है, केटायन का काम क्या है, OH माइनस को लेना, और OH माइनस लेगा तो H प्लस छोड़ेगा, और H प्लस छोड़ेगा तो कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपका, which of the following which of the following which of the following salt which of the following salt will undergo hydrolysis, which of the following salt will undergo hydrolysis, comma, identify the ion, identify the ion which will hydrolyzed, identify the ion which will hydrolyzed and write, and also write nature of aqueous solution, nature of aqueous सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। तो कैसे पहचानोगे बेटा, अभी बता दिया मैंने। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर केटायन एनायन आएगा तो उसका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ऐसा सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए करेंगे हम लोग। तो जैसे इसमें दे रहा है हमें, सबसे पहला दे रहा है CaSO4 मान लो दे दिया, कैल्शियम सल्फेट, है ना। सेकेंड सॉल्ट हमें दे दिया मान लो आपको CS3 COONA, ठीक है। थर्ड सॉल्ट सपोज करो दे दिया हमें, थोड़ा और नीचे लिखता हूं, थर्ड सॉल्ट आप मान लो हमें दे दिया, थर्ड सॉल्ट हमें दे रहा है, आप सपोज करिए कि NH4Cl दे दिया, मान लो NH4Cl दे दिया। फोर्थ सॉल्ट की बात करो, फोर्थ सॉल्ट सपोज करिए आप दे दिया आपको NaClO4, ठीक है। फिफ्थ सॉल्ट की बात करो तो आपको मान लो दे दिया HCOONA, ठीक है। सिक्स्थ सॉल्ट की बात करूं, है ना, ऐसे बहुत सारे दे सकता है वो बना के सॉल्ट को। सिक्स सॉल्ट की बात करो तो मान लो आपको दे दिया है उसने HCONO दे दिया। चलो एक आध हम लोग लुईस बेस एसिड बेस का ले लेते हैं, CS3 NH3 प्लस Br माइनस, ठीक है। अगला और दे रहा हूं मैं, सातवां मान लो आपको सॉल्ट दे दिया है उसने, पाइरोल का बना के दे देता हूं एक में, प्लस है H, ठीक है, और Cl माइनस है, पाइरोल वाला एक सॉल्ट दे दिया। आठवां सॉल्ट सपोज करो आपको दे रहा है SrNO3 का ट्वाइस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बना के दे सकता है। नाइन्थ सॉल्ट सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं CH3COONH4, इस तरीके के ऐसे बहुत सारे सॉल्ट बना के दिए जा सकते हैं ना। 9, चलो एक दो और दे देता हूं, मान लो 10th सॉल्ट आपको मैं दे देता हूं KI, 11th सॉल्ट आपको मैं दे देता हूं NaCl,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट दे दिए थे, इंटीजर आंसर टाइप का क्वेश्चन था, पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर एसिडिक इन नेचर, कितने ऐसे सॉल्ट हैं जो एसिडिक नेचर के होंगे, ये पहचानना था हमें। तो उसका काम जो अभी मैंने आइडिया दिया है उसी से करना होता है। कैसे करोगे बेटा, तो देखो CaSO4 की बात करो तो CaSO4 में कैल्शियम और सल्फेट, अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिस्ट लिख देता हूँ, जो कौन कौन से ऐसे आयन है जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कौन कौन से ऐसे आयन है जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आने वाले कौन कौन से थे, ClO4 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद हमारा NO3 माइनस, उसके बाद I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस, ये एसिड वाले से आए थे, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। और बेस से कौन कौन से थे बेटा, Na प्लस के बाद K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, ये अल्कली अर्थ मेटल्स हो जाते हैं ग्रुप 1 के। और ग्रुप 2 में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन आयंस के अलावा कोई भी आयंस आएगा उनका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। इन आयंस का हाइड्रोलिसिस कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वाले के इतने वीक हैं कि वो H प्लस और OH माइनस लेने में क्या है, असमर्थ हैं। तो कैल्शियम सल्फेट, आप सॉल्ट को बस देखो उठा के, करने का तरीका क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्या स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से आता है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने हर दिन की क्लास में ही बोलता हूं, हमें 6 स्ट्रॉन्ग एसिड और 7 स्ट्रॉन्ग बेस पहचानने आने चाहिए, ठीक है ना। तो उनके काउंटर पार्ट आप देख सकते हैं, कैल्शियम किससे आया होगा, CaOH2 से, तो इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। सल्फेट कहां से आया होगा, H2SO4 से। सॉल्ट कैसे बने होंगे, ये सॉल्ट कैसे बने एसिड और बेस को मिक्स कराने से, ठीक है, एसिड बेस को मिक्स कराने से। तो एसिड क्या देता है, एसिड एनायन देता है, और बेस क्या देता है, केटायन देता है। तो इसके केटायन का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सल्फेट का भी नहीं होगा। तो हमारे लिए ये सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है, नो हाइड्रोलिसिस। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रो, बस मैं लिख रहा हूं नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। और इस सॉल्यूशन का नेचर पूछा है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट कभी भी हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है ना। तो ये हमारा नो हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट के सॉल्यूशन कैसा, न्यूट्रल। अगले की बात करो तो इसका पहचानना सीखो बस, ये किससे मिलके बना होगा, NaOH से, ये CH3COH से। तो ये NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का केटाइन का कभी भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, Na प्लस का कभी भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है। लेकिन क्या CH3CO माइनस है क्या उसमें, कहीं पे नहीं है। तो ये हमें पता ही है, एसिटिक एसिड वीक होता है, CH3COH से आया है, तो एसिटिक एसिड का तो हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब इसके अंदर हमें कौन सा हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या देखने को मिलेगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर क्या देखने को मिलेगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो नेचर कैसा होगा, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो एनायन हाइड्रोलिसिस होने पे नेचर कैसा देगा, वो एसिडिक देगा कि तो अगर एनायन का हम लोग तो चलो तो देखो बेटा, CH3CO जो है ये आयन है और ये वीक एसिड का एनायन है। तो वीक एसिड का एनायन होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन अगर ये केटायन देखो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है Na+, इसका कभी भी आपका हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला है। तो अगर बात किया जाए तो हमारे लिए इसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो एनायन किसको लेने वाला है, H+ को। तो H+ लेगा तो छोड़ेगा तो क्या, OH-, मतलब सॉल्यूशन कैसा बनाने वाला है, बेसिक। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं इसे। हमारा सवाल यही था कौन कौन से सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस होगा। पहले में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, दूसरे में हाइड्रोलिसिस होगा किसका, इसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और सोडियम जो है इसका केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये H2O से H+ ले लेगा तो क्या छोड़ेगा, OH-। तो ये किस नेचर का हो जाएगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होने पे बेसिक नेचर का हो जाएगा। NH4Cl में कैसे करेंगे, NH4Cl का है ना, तो
मैं इसे यहीं पे लेक्चर आज ये वाला जो पार्ट है आगे का, आप ये एज ए होमवर्क है, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 ये आप खुद से होमवर्क में ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि माइक मुझे लग रहा है ऑफ हो रहा है बीच में, तो हम लोग ये होमवर्क के फॉर्म में मैं दे देता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कल की क्लास में फिर मैं इनको यहीं से डिस्कस करूंगा। इन सॉल्ट के बारे में भी मैं फिर से डिस्कस करूंगा, आप एज ए होमवर्क इसे ले लीजिए कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा और किस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा। दो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आप एक बार इन पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कल हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस देखेंगे किसका, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस देखेंगे और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस देखेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो हम लोग वहां से कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर में ही स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच।